बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मौल्लिम इजाज़ मनवाड़ियो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इकबाल के शाहीनों का देश, जिसमें मैं आप लोगों की बतदरीज तदरीस का सिलसिला जारी किए हुआ हूं, जिसके अंदर मैं आपको वक्तन फ़वक्तन अच्छे से अच्छी और बेहतर से बेहतरीन मालूमात से आरास्ता करने की कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद है कि मेरी इन काविशों को आप जो वो सराहेंगे और मेरा साथ देंगे। अगर आप मेरा साथ देंगे तो इंशाअल्लाह मैं आप लोगों के लिए इस तरह की और मज़ीद अच्छे से अच्छी वीडियो भी लाता जाऊंगा। बहरहाल आज हमारा जो टॉपिक है वो सेंटेंस है, जो इंतहाई अहम है। बहुत सारे ऐसे तलबा होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, जब उनको एग्ज़ाम के अंदर सेंटेंस बनाने के लिए आता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मार्क्स भी होते हैं और बहुत ही आसान भी होते हैं, लेकिन क्योंकि उनके जहन में सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं होता, इसलिए वो जुमला बनाने से कासिर होते हैं और इसके बजाय वो बड़े बड़े लेंदी सवालात लिखते जाते हैं, जिनके अंदर वक्त भी ज़्यादा लगता है और इसके अलावा उसका इतना ज़्यादा समर भी नहीं मिलता, यानी इतनी ज़्यादा मार्कें भी नहीं मिलती और वक्त भी इंसान का ज़्यादा ज़ाया होता है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। अगर आपका सेंटेंस सही है तो आपको उसकी कैश नंबर भी उसके मिल जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल में सेंटेंस जो है वो ज़्यादा बेहतर रहता है, बजाय उसके कि आप एप्लीकेशन लिखें, ऐसे बड़ा लंबा चौड़ा बैठ के लिखें। उससे बेहतर है कि 4-5 सेंटेंस होते हैं, हम वो लिख लें तो नंबर के नंबर भी मिल जाएंगे और साथ में हमारा जो है वो वक्त भी बच जाता है। चले हम अपने आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। सेंटेंस जुमला किसे कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच कंटेन्स वर्ब्स एंड गिव्स कंप्लीट मीनिंग ऑफ सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाजों का ऐसा मजमुआ जो अपने साथ वर्ब रखे और इसके अलावा मुकम्मल मीनिंग दे या सेंस दे, तो इसे हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस बनाने के जो तरीके होते हैं वो किस तरह के होते हैं, ये मैं आपको नीचे चलकर बताता हूँ। हम एक सेंटेंस मिसाल के तौर पे ले लेते हैं, आई गो टू कराची, मैं कराची जाता हूँ। अगर आप थोड़ा सा इस सेंटेंस के ऊपर गौर करें तो इस सेंटेंस के अंदर हमें मुकम्मल माना मिल रही है। आई गो, मैं जाता हूँ, टू कराची, कहाँ जाता हूँ मैं? कराची जाता हूँ। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ बीकॉम, मैं बीकॉम का तालिब इल्म हूँ या मैं बीकॉम का शागिर्द हूँ। तो इन दोनों सेंटेंस के अंदर अगर हम देखें तो इनमें फ़ेल भी पाया जाता है, वर्ब भी, और वर्ब के साथ साथ इनके अंदर मुकम्मल माना पाई जाती है। और अगर मैं इनको बिलफर्ज थोड़ा उल्टा सीधा करके लिखूँ, कराची टू गो आए, तो आप लोग परेशान हो जाएंगे कि सर पता नहीं क्या हमें पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे जुमले जिनके अंदर कोई भी माना वाज़े नहीं हो रही, तो वो हमारे पास सेंटेंस नहीं होते। सेंटेंस के लिए 2 शराइत लाजमी हैं कि उनके अंदर मीनिंग और सेंस लाजमी हो। अगर मीनिंग और सेंस वर्ड के मजमूए के अंदर नहीं पा जाता तो वो सेंटेंस नहीं होता। जैसे मैं अगर सेंटेंस बनाता हूँ कि गो आई थ्रू टिल टू डे, तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा गौर करें तो जो भी मैंने सेंटेंस बनाया है इसकी कोई भी प्रॉपर मीनिंग नहीं बन रही और ना ही सामने सुनने वाले को इसकी माना समझ में आ रही है, उसका सेंस क्लियर हो रहा है, तो लिहाजा ये हमारे पास सेंटेंस नहीं हो सकता। नाउ टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, कि सेंटेंस का ढांचा क्या होता है, जुमला हम बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर उसकी क्या होती है और किस तरीके से हम जुमला बनाते हैं। रोज़मर्रा में हम जितने भी सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं मोस्टली वो अपने साथ 2 हिस्से रखते हैं, ट्रू पार्ट्स। एवरी सेंटेंस मस्ट कंसिस्ट ट्रू पार्ट्स, वन इज़ सब्जेक्ट एंड अदर इज़ प्रीडिकेट। यानी वो 2 हिस्से कौन से होते हैं जो हमारे रोज़मर्रा के जुमलों के अंदर पाए जाते हैं। एक हिस्सा हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट का होता है और दूसरा प्रीडिकेट। सब्जेक्ट जिसे हम उर्दू में फ़ाइल कहते हैं और प्रीडिकेट जिसे हम उर्दू में ख़बर कहते हैं। कि सब्जेक्ट के मुतालिक वो हिस्सा जो ख़बर देता है वो प्रीडिकेट होता है और
वो जो एक्शन हो रहा है, जिसके ऊपर एक्शन जिस चीज़ के ऊपर किया जा रहा है और वो एक्शन जो परफॉर्म करने वाला होता है वो हमारे पास सब्जेक्ट होता है। मज़ीद हम जो है वो नीचे सीखते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? अ वर्ड दैट परफॉर्म द एक्शन ऑफ वर्ब। ऐसे अल्फाज, ऐसे हरूफ होते हैं जो फ़ैल पे काम कर रहे हो, मतलब कि काम के करने वाला जो होता है, जो काम को सरअंजाम दे रहा है, जो काम को कर रहा है, वो फ़र्द, वो शख्स जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट कहलाता है। प्रीडिकेट क्या होता है? इट डिस्क्राइब द एक्शन और स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट एंड टेल्स व्हाट इज सब्जेक्ट डूइंग और बीइंग। प्रीडिकेट जो होता है ये होता है कि वो हमें बताता है कि जो सब्जेक्ट है, जो हमारे पास फ़ाइल है, वो कौन सा एक्शन कर रहा है। फ़ाइल हमारा जो है वो कौन सा एक्शन कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है। फ़ाइल का जो काम है, फ़ाइल जो भी काम कर रहा है उसके मुतालिक जो हमें जानकारी मिल रही है वो प्रीडिकेट के हिस्से से मिल रही है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक ऐसा बयान होता है जो हमको फ़ाइल के काम के बारे में बताता है या बयान करता है कि फ़ाइल कौन सा काम कर रहा है, फ़ाइल क्या काम कर रहा है, उसके मुतालिक जो चीज़ हमें बताती है वो हमारे पास प्रीडिकेट कहलाती है। या इससे भी आसान और सादा अल्फाज में हम यूँ कहें कि द रिमेनिंग पार्ट एक्सेप्ट सब्जेक्ट इज़ नोन एज प्रीडिकेट। सब्जेक्ट को छोड़कर बकिया जो हिस्सा है वो सारा का सारा हमारे पास प्रीडिकेट होता है। यानी फ़ाइल को छोड़कर बाकी जो हिस्सा है वो हमारे पास प्रीडिकेट कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे आइए हम देख लेते हैं, आई स्टडी इन क्लास 7th। इसमें जो आई है वो सब्जेक्ट है, स्टडी इन क्लास 7th ये प्रीडिकेट है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा गौर करें, जो ऊपर मैंने तारीफ़ बताई है जिसके अंदर मैंने बोला था कि सब्जेक्ट को छोड़कर बकिया हिस्सा हमारे पास प्रीडिकेट होता है, तो सब्जेक्ट आई हो गया तो ये हमारे पास सब्जेक्ट ही रहेगा, इन फाइल रहेगा। और इसके अलावा जो बकिया हिस्सा है स्टडी इन क्लास 7th, ये पूरा का पूरा हिस्सा हमारे पास जो है वो प्रीडिकेट या ख़बर कहलाएगा। अच्छा, उर्दू में भी हम थोड़ा इनको देख लें। मैं 7वीं जमात में पढ़ता हूँ या मैं 7वीं क्लास में पढ़ता हूँ, तो इसमें मैं जो है वो हमारे पास फ़ाइल है। 7वीं जमात में पढ़ता हूँ या 7वीं क्लास में पढ़ता हूँ ये हमारे पास ख़बर है। यानी मैं को छोड़कर बकिया जो भी हिस्सा है वो सारा का सारा हमारे पास प्रीडिकेट कहलाता है। उम्मीद है कि आपको ऊपर वाला कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट और प्रीडिकेट वाला समझ में आ गया होगा। अगर नहीं तो आप कमेंट्स में मज़ीद मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी रहनुमाई इंशाल्लाह करूँगा। नीचे थोड़ा और हम पढ़ लेते हैं, जिसके अंदर हम प्रीडिकेट जो है इसके भी 3 मज़ीद हिस्से बनते हैं। उनके मुतालिक पढ़ेंगे कि प्रीडिकेट के मज़ीद कौन से 3 हिस्से बनते हैं। एक वर्ब बनता है, दूसरा ऑब्जेक्ट बनता है और तीसरा एक्सटेंशन बनता है। ये 3 हिस्से जो है वो प्रीडिकेट के मज़ीद बनते हैं और इनको भी हम फ़र्दन अलग-अलग से जो है वो पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो हमारे पास हिस्सा आता है इसके अंदर प्रीडिकेट के अंदर, वो हमारे पास है वर्ब क्या होते हैं? अ वर्ड दैट एक्सप्रेस एन एक्शन। ऐसे अल्फाज होते हैं जो हमारे काम को ज़ाहिर करते हैं, यानी फ़ाइल के काम को जो ज़ाहिर करते हैं, अल्फाज जो बताते हैं कि फ़ाइल कौन सा काम कर रहा है। या हम इसको और सादा अल्फाज में जब हम डेफिनेशन वर्ब की कर रहे होते हैं, एन एक्शन वर्ड्स, ऐसे अल्फाज होते हैं जो काम को ज़ाहिर करते हैं। तो काम को ज़ाहिर करने वाले जो अल्फाज होते हैं वो हमारे पास फ़ैल होते हैं या उन्हें हम अंग्रेज़ी में वर्ब कहते हैं, दैट एक्सप्रेस एन एक्शन ऑफ नाउन और प्रोनाउन और सब्जेक्ट। जो इसम ज़मीर या जो फ़ाइल का काम बता रहे होते हैं वो तमाम तर अल्फाज हमारे पास वर्ब कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लर्न, सीखना, ये काम है। इनके अंदर आइडेंटिफिकेशन होती है। अगर आप किसी भी वर्ड के आगे, यानी जो भी फ़ैल हमारे हैं उन तमाम तर फ़ैल के आगे हम अगर टू लगा देते हैं तो ये हमारे पास इन्फिनेटिव वर्ब बन जाते हैं। और इसी तरीके से उर्दू में हम इनको बोलते हैं मस्दर।
मज़दर के की जो निशानी होती है उर्दू के अंदर वो ये होती है कि ये तमाम तर फ़ेल जो होते हैं उनकी आखिर में ना इस्तेमाल होता है, जैसे उठना, बैठना, खाना, पीना, आना, जाना, पाना, खाना। तो ये तमाम तर हमारे पास अगर आप इन जुमलों के लफ्ज़ों के ऊपर गौर करें तो तमाम लफ्ज़ों के अंदर आखिर में ना आ रहा है। और इसी तरीके से टू लर्न, टू रीड, टू गो, टू राइट, ये तमाम तर हमारे पास इन्फिनेटिव वर्ब हैं जिनकी शुरू में हम टू लगा रहे हैं और इन्हीं को हम उर्दू में जो है वो मस्दर कहते हैं। इसके अलावा दूसरे जो फ़ेल हमारे पास होते हैं वो होते हैं इम्पेरेटिव, जिन्हें हम उर्दू में अमर कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लर्न, सीख। अब यहाँ पर आर्डर भी हो सकता है या फिर यहाँ पर हम हुक्म भी कर रहे हैं। डिवाइड, तकसीम कर, ठीक। इनमें से हम टू को रिमूव कर देते हैं। कैसे? जैसे हम उर्दू के अंदर ना को रिमूव कर दें तो वो हमारे पास अमर हो जाता है। जैसे उठना से उठ, बैठना से बैठ, खाना से खा, तो ये तमाम तर हमारे पास अमर हो जाते हैं। ये फ़ेल की बहरहाल अक़साम है। जब हम फ़ेल का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि ये चीज़ें आपको मज़ीद क्लियर करूँ। दूसरा हमारे पास है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऐसा एक वर्ड होता है जो सब्जेक्ट के काम करने से मुतासिर होता है, कि जिसके ऊपर सब्जेक्ट काम कर रहा है, जिस चीज़ के ऊपर, वो चीज़ हमारे पास ऑब्जेक्ट कहलाती है। मसलन अगर फ़ाइल आपका किसी बोर्ड के ऊपर लिख रहा है तो मुतासिर कौन सी चीज़ हो रही है? बोर्ड हो रहा है। आप जब क्लास में बैठकर कॉपी के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो मुतासिर कौन सी चीज़ हो रही है? कॉपी हो रही है। तो वो कॉपी आपका ऑब्जेक्ट है। आप बोल सकते हैं आई एम राइटिंग ऑन कॉपी, मैं कॉपी पर लिख रहा हूँ, ठीक है। आई एम राइटिंग एट बोर्ड, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, मैं कॉपी पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये तमाम तर जितने भी ही हम जुमले बोल रहे हैं, इन जुमलों के ऊपर जो हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है, उस ऑब्जेक्ट को, उस मफ़हूम को जो मुतासिर हो रहा है, जो मफ़ूल, जो चीज़ मुतासिर हो रही है, वो हम उसे उर्दू में मफ़ूल और अंग्रेज़ी में ऑब्जेक्ट कहते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नहीं तो एक बार फिर सादा अल्फाज में बोल दूँ कि ऐसे अल्फाज जो फ़ाइल के काम करने की वजह से मुतासिर हो रहे हों, जैसे मैंने मिसाल दिया कि मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, तो मैं कौन सी चीज़ पे लिख रहा हूँ? मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, तो बोर्ड मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, लिखना मेरा काम हो गया और काम करने वाला मैं हो गया, यानी मैं सब्जेक्ट हो गया, लिखना मेरा फ़ेल हो गया और ऑब्जेक्ट मेरा जो है वो बोर्ड हो गया, जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ। इसी तरीके से स्टडी इन क्लास 7th, 7वीं जमात में पढ़ता हूँ। स्टडी तो करता है, मुताला करता है, लेकिन किस पे मुताला करता है, किस में मुताला करता है, किस जमात में पढ़ता है? तो ये तमाम तर सवाल हमारे जहन में उभरते हैं कि स्टडी हिस्टोरिकल बुक्स, स्टडी इन क्लास 7, स्टडी इस्लामियात, तो कौन सी चीज़ वो स्टडी कर रहा है, उसके मुताले में कौन सी चीज़ है, या वो खुद ज़ेर मुताला है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो इनको जिनके ऊपर जो फ़ेल का डायरेक्टली असर पड़ रहा है चीज़ों के ऊपर, वो तमाम तर चीज़ें हमारी जो है वो ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट जो है उसकी भी दो अक़साम होती हैं ऑब्जेक्ट की। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं और दूसरे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो होते हैं जो हमारे पास चीज़ें होती हैं कि इट यूज्ड फॉर थिंग्स। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अगर बोलूँ कि दिस इज़ माई बुक, ये मेरा बुक है। अब मैंने यहाँ पर दो चीज़ें जो आप देख लें, एक बुक है, एक माय है। माय आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन के अंदर। अगर नहीं पता तो मैं आपको नीचे जो है वो प्रोनाउन जब पढ़ाऊँगा तो उसके अंदर मैं आपको समझा दूँगा कि माय ऑब्जेक्टिव केस कैसे है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये पर्सन या शख्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो पर्सन या शख्स के लिए जो इस्तेमाल होता है वो हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। बुक
जो है वो हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये एक चीज़ है। तो चीज़ों के लिए जो भी ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, जो पर्सन या शख्स के लिए इस्तेमाल होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। दिस इज़ माई बुक, ठीक है। तो इसमें बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और माई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दूसरी मिसाल इनडायरेक्ट की हम देख लें, जिसके अंदर है ही इज़ माई स्टूडेंट। स्टूडेंट जो है उसको आप यहाँ पर जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर जो है वो तस्वर कर सकते हैं, और जबकि माई जो है वो हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा जो हमने प्रीडिकेट का तीसरा पार्ट डिस्कस करना है वो हमारे पास तीसरा पार्ट है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन जिसे हम उर्दू में कहते हैं तोसी, कि किसी चीज़ को बढ़ाकर पेश करना। यानी कि जो हमने ऊपर जो अक़साम पढ़ी, जो सब्जेक्ट पढ़ा, जो वर्ब पढ़ा, जो ऑब्जेक्ट पढ़ा, तीन तो ये हमने पार्ट्स पढ़े थे, लेकिन इसके अलावा चौथा पार्ट भी हम सेंटेंस के अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये कंडीशनल होता है, कहीं पर ऐड होता है यहाँ पर कहीं पर नहीं होता। तो मोस्टली जो है वो प्रीडिकेट के वही तीन हिस्से होते हैं। तो प्रीडिकेट के अलावा सेंटेंस का एक और हिस्सा होता है जिसे हम एक्सटेंशन कहते हैं, कि पहले सब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद प्रीडिकेट आ जाता है और प्रीडिकेट के बाद एक्सटेंशन आ जाती है। तो जो सब्जेक्ट है वो तो आई है, ही है, नाउन है कोई भी या फिर प्रोनाउन है वो होता है। बाकी इसके अलावा जो प्रीडिकेट है उसके तीन हिस्से होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, तीसरा ऑब्जेक्ट होता है। और अब इनसे भी बढ़कर अगर हम अपनी बात की वजाहत मकसूद हो, अगर हम अपनी बात को मज़ीद वजाहत करना चाहते हैं कि सामने वाले के बात जहन में वो बात क्लियर आ जाए, तो हम एक्सटेंशन का इस्तेमाल वहाँ पे करते हैं। मसलन आई टी, मैं चाय पीता हूँ, ठीक है, मैं रोज़ाना चाय पीता हूँ या चाय रोज़ाना लेता हूँ। तो अब यहाँ पर जब आपने बोला कि आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ, तो अब सामने वाले को क्लियर नहीं होता कि आया आप रोज़ाना चाय पीते हैं, आज पी रहे हैं या अभी पीते हैं, आपका मकसद क्या है। तो आपने वहाँ पर उसको मज़ीद वजाहत करने के लिए मैं चाय शाम के वक्त नहीं पीता, मैं सिर्फ़ सुबह के वक्त पीता हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई टेक टी अर्ली इन द मॉर्निंग। बस मैं सिर्फ़ सुबह के वक्त ही चाय पीता हूँ, बाकी इसके अलावा मैं नहीं पीता चाय। तो ये जो वो इसके अंदर जो तीसरा हिस्सा है वो हमारे पास एक्सटेंशन होता है, सब्जेक्ट, प्रीडिकेट एंड देन एक्सटेंशन। तो मज़ीद मैं आपको इस एक्सटेंशन के मुतालिक बता दूं कि ये वो जुमले होते हैं जो फ़ाइल और मफ़ूल के अलावा इस गर्ज़ से इस्तेमाल किए जाते हैं जिसमें वजाहत करनी मकसूद होती है, ठीक है। या फिर हम इसको कहें कि प्रीडिकेट को छोड़कर इसके अलावा जो हम इजाफ़ा करें उस इजाफ़े को हम एक्सटेंशन कहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ जो है वो समझ में आ रही होंगी। और एक्सटेंशन की चंद अक़साम जो है वो हम नीचे पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक मैंने एक्सटेंशन के लिए मसलन जुमला लिखा हुआ है कि जवेरिया परचेज्ड अ ब्यूटीफुल स्वीट फ्रॉम द शॉप। अब जवेरिया परचेज्ड अ ब्यूटीफुल स्वीट, यहाँ पर तो मीनिंग क्लियर हो रही है कि जवेरिया ने जो एक खूबसूरत सूट ख़रीदा है। यहाँ पर उसने बता दिया कि उसने कोई चीज़ ख़रीदी, ठीक है, लेकिन फिर वो बता रही खरीदी तो है, लेकिन कहाँ से खरीदी, फ्रॉम द शॉप। अब जवेरिया हमारे पास सब्जेक्ट है, परचेज़ वर्ब है, अ ब्यूटीफुल स्वीट ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और इसके अलावा फ्रॉम द शॉप ये हमारे पास एक्सटेंशन है। तो हम सिंपल ये भी बोल सकते हैं कि जवेरिया हमारे पास सब्जेक्ट है और परचेज अ ब्यूटीफुल स्वीट ये प्रेडिकेट है और फ्रॉम द शॉप ये एक्सटेंशन है। तो ये तीन हिस्से जो है वो हो सकते हैं एक जुमले के, लेकिन बुनियादी तौर पर बेसिकली हम मोस्टली जो है वो दो हिस्से यूज़ करते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। ये एज़ पर कंडीशन होता है कि कहीं पर हमें इस्तेमाल करना पड़ता है और हम मोस्टली करते भी हैं।
ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, बहुत ज़्यादा हम इसका भी इस्तेमाल करते रहते हैं। अब कुछ एक्सटेंशन के हिस्से हैं जो मैं आपको मेरा एग्ज़ाम्पल की मदद से या मिसालों की मदद से समझाता जाता हूँ। एक एडवर्बल जो है वो एक्सटेंशन होती हैं। एडवर्बल एक्सटेंशन कौन सी होती हैं? जिनके अंदर एडवर्ब हम कोई इस्तेमाल कर लें। मसलन जवेरिया फाउट ब्रेवली, जवेरिया बहादुरी से लड़ी, जवेरिया रन फास्टली, जवेरिया बहादुरी, जवेरिया तेज़ दौड़ी। तो इसमें फास्टली है या ब्रेवली है, ये एडवर्बल एक्सटेंशन कहलाएगी। इसके अलावा नीचे जो एक जुमला लिखा हुआ है एन एडवर्ब फ्रेज, यानी कि फ्रेजल एडवर्ब जो होती हैं वो क्या होती हैं? दे वर्कड साइड बाय साइड। और इसी तरीके से हम बोल सकते हैं दे वर्कड डे बाय डे, वो दिन ब दिन जो है वो काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो है वो एडवर्ब जो है वो हमारे पास फ्रेज़ के तौर पर यूज़ किया गया है, एक मुहावरे के तौर पर हर एडवर्ब को हमने इस्तेमाल किया है, और वो हमारे पास एडवर्ब है साइड बाय साइड या डे बाय डे। ठीक, तो ये हमारे पास एडवर्बल फ्रेज़ एक्सटेंशन होती हैं। दूसरी हमारे पास होती है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैं अभी वर्ब बता रहा था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था इन्फिनेटिव क्या होते हैं। ऐसे वर्ब होते हैं जिनकी शुरुआत में ट्रू लगाया जाता है, तो वो हमारे पास इन्फिनेटिव होते हैं। वी ईट टू लिव, हम खाते हैं लेकिन किस लिए? ज़िंदा रहने के लिए। तो ये इन्फिनेटिव जो है वो एक्सटेंशन है। और इन एन इन्फिनेटिव फ्रेज़, अब इन्फिनेटिव फ्रेज़ जो है उसके तौर पर भी ये इस्तेमाल होता है। इरफान वेंट टू ब्रिंग सम मिल्क, यहाँ पर हमने जो है वो टू ब्रिंग सम मिल्क जो है वो हमारे पास इन्फिनेटिव फ्रेजल एक्सटेंशन है। अब इसके अलावा इनडेफिनेट फ्रेज़, इनडेफिनेट फ्रेज़ क्या होते हैं? इनडेफिनेट फ्रेज़ आप यहाँ पर ये मैंने ऊपर जो है वो बता दिया, टू ब्रिंग सम मिल्क, ये पूरा का पूरा हमारे पास इन्फिनेटिव, यहाँ पर ये जो है वो इनडेफिनेट लिखा हुआ है, इन्फिनेटिव फ्रेज जो है वो इनको बोलते हैं। सॉरी, पार्टिकल, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है? हमने वर्ब की 4 अक़साम हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो वर्ब की जो 4 हम फॉर्म पढ़ेंगे, उन चारों फॉर्म के अंदर पहली जो फॉर्म होती है वो प्रेजेंट होती है, दूसरी पास्ट होती है, तीसरी पास्ट पार्टिसिपल होती है, और चौथी फॉर्म जो होती है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है उसे हम पार्टिसिपल भी फॉर्म बोलते हैं या प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, जिसके अंदर हम ING का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे वर्ब के साथ जब हम ING लगा देते हैं तो हमारे पास वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे एक्सटेंशन होती हैं जिनके अंदर हम वर्ब के अंदर ING लगाते हैं तो वो हमारे पास पार्टिसिपल बन जाती है। द मैसेंजर कैम रनिंग, तो यहाँ पर जो रनिंग है वो हमारे पास पार्टिसिपल है। अब पार्टिसिपल फ्रेज़ क्या होते हैं? ये भी इसी तरह की होती है कि फ़ेल के साथ हम जो वो ING इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके साथ कुछ फ्रेज़ ऐड कर देते हैं, जैसे आई फाउंड हर लेइंग ऑन द फ्लोर। सही है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। एन एब्सोल्यूट फ्रेज़, एब्सोल्यूट फ्रेज़ जो वो क्या होते हैं? द सम हैविंग सेट वी रिटर्न्ड होम, ये एब्सोल्यूट फ्रेज़ होते हैं। प्रीपोजिशन विथ ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के साथ जो वो हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर दें तो वो वाला भी हमारे पास एक्सटेंशन प्रीपोजिशनल एक्सटेंशन बनती है। कैसे? प्रीपोजिशन एक्सटेंशन इस तरीके से होती है कि ही वेंट देयर फॉर मीटिंग, वो वहाँ पर उससे मिलने के लिए गया। प्रीपोजिशन विथ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ आप प्रीपोजिशन इस्तेमाल करें तो वो प्रीपोजिशन आपकी जो है वो प्रीपोजिशन विथ ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन कहलाती है।
An adjective or any other part of speech used as an adverb. एडवर्ब के अंदर हम जो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई हिस्सा अगर हम जो वो ऐड कर दें तो वो जुमला कैसे बनता है? शी सेड इट लाउड आई एम टायर्ड। अब यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, आई एम टायर्ड ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है, तो इसको हम जो है वो एन एडजेक्टिव और एनी अदर पार्ट ऑफ स्पीच यूज्ड एज एडवर्बल एक्सटेंशन कहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी और मज़ीद आप इसका मुताला करेंगे तो इसको बेहतर और बेहतरीन समझ सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मैं समझा सकता हूँ आपको उतना मैं ज़रूर समझाऊँगा। अच्छा, अब मैं आपको इसका थोड़ा फार्मूले के तौर पर आपको जो है वो बता देता हूँ कि किस तरीके से हम जो है वो एक जुमला बनाते हैं, किस तरीके से हम उर्दू में बनाते हैं, किस तरीके से हम जो है इंग्लिश में जुमला बनाते हैं। तो इंग्लिश में जो जुमला बनता है उसका स्ट्रक्चर ये होता है कि हम पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, फिर प्रेडिकेट यानी कि वर्ब और ऑब्जेक्ट इसके साथ इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद एक्सटेंशन इस्तेमाल करते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन ये इंग्लिश का फॉर्मेट होता है, जबकि उर्दू का फॉर्मेट थोड़ा इससे मुख्तलिफ है। सब्जेक्ट तो हम अपनी जगह पर रखते हैं फ़ाइल, लेकिन फ़ाइल के फ़ौरन बाद हम जो है वो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद हम एक्सटेंशन लगाते हैं और एक्सटेंशन के बाद हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं। या मैं उर्दू में इन दोनों को डिफ़ाइन कर दूँ तो हम सबसे पहले फ़ाइल इस्तेमाल करते हैं अंग्रेज़ी के अंदर, फिर हम फ़ैल इस्तेमाल करते हैं, फिर मफ़ूल और फिर तोसी इस्तेमाल करते हैं। जबकि उर्दू के अंदर हम सबसे पहले फ़ाइल इस्तेमाल करते हैं, फिर मफ़ूल इस्तेमाल करते हैं, फिर तोसी और फिर आखिर में जाकर हम जो है वो फ़ैल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैंने एक वेब बनाई हुई सेंटेंस की, इसलिए ताकि आपको मज़ीद आसानी हो जाए कि किस तरीके से जो है वो जुमला हम बनाते हैं। सेंटेंस के बनाने के लिए दो हिस्से हमारे पास लाजमी होते हैं, एक सब्जेक्ट दूसरा प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट की जो है वो तीन पार्ट्स मैंने आपको जो बताए थे, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड एक्सटेंशन। और फिर ऑब्जेक्ट के दो हिस्से होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा और अभी भी अगर आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह अपना जो है वो जल्द अज जल्द व्हाट्सएप नंबर भी वहाँ पर रखूँगा और आप वहाँ से भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी टाइप्स ऑफ सेंटेंस है ये इंशाल्लाह मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा। तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।